पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फैसियोला। फेसियोला में श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, तो फेसियोला कैसे श्वसन करते हैं? अवायवीय एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो फिर ये श्वसन कैसे करते हैं, कितने स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो फेसियोला है वो जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको किस रूप में स्टोर करके रख रहे हैं? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में, है ना। मेसेंकाइम और मसल्स में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है, जब श्वसन करना होता है, तो ये क्या करते हैं, उसी ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं जो स्टोर करके रखे हैं। तो एक एक स्टेप देखते हैं। ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे किस प्रोसेस के थ्रू? देखिए, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना या ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोजन टूट रहा है, किस रूप में टूट रहा है? पायरुविक एसिड में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में वो जो पायरुविक एसिड बना हुआ है, अभी अभी हमने ग्लाइकोजन को तोड़ करके पायरुविक एसिड बनाया, यह पायरुविक एसिड सेकेंड स्टेप से गुजरता है। सेकेंड स्टेप में होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब रिमूव, कार्बोक्सिल मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा? देखिए, एसिटिल बनेगा, है ना। एसिटिल ग्रुप लिख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? रिलीज, वो तो निकल गया। थर्ड, अब यह जो एसिटिल ग्रुप बना हुआ है ये आगे एक कोएंजाइम से जुड़ता है, जुड़ेगा एक कोएंजाइम से। कोएंजाइम का नाम है कोएंजाइम ए। यहाँ पे एडिशन की प्रोसेस हो रही है, दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, बन जाएंगे एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल ग्रुप जुड़ गया, कोएंजाइम ए से कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए बना देता है। अब लास्ट जो चौथा स्टेप है, इसमें यही एसिटिल कोएंजाइम ए रिड्यूस करता है। यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस होगी। रिडक्शन मतलब समझते हो? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा एसिटिल कोएंजाइम ए से और बना देता है फैटी एसिड। मतलब श्वसन की प्रक्रिया के अंत में क्या बन रहा है? फैटी एसिड बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी एनर्जी का यूज वो करेगा। ठीक है, तो इन 4 स्टेप्स के थ्रू इनका श्वसन कंप्लीट होता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है हमारा। तो श्वसन कितना लंबा चौड़ा चलता है? ग्लाइकोलिसिस, फिर आपका गेटवे रिएक्शन चलेगा, फिर क्रैब्स साइकिल चलेगा, तब जाके एटीपी बनेगा। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। देखो, हमने फेसियोला ने मेसेंकाइम और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा था और बिना ऑक्सीजन के अब उसको तोड़ेगा। इसका टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये जब टूट रहा है तो पायरुविक एसिड बनता है। आपने पढ़ा होगा
ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस 10 स्टेप में होती है। लास्ट में हमारा एक पार्टिक एसिड बनता है ना। तो पार्टिक एसिड बन गया। अब यही पार्टिक एसिड से इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाता है ये एसिटिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे तो पुनः क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। अब जो एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल ग्रुप है ये कोएंजाइम एक सह एंजाइम है ए, इससे जुड़ जाता है। एडिशन की प्रोसेस हुई तो जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। अब यह एसिटिल कोएंजाइम ए जब रिड्यूस होता है, मतलब जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण यह फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है। इसको एनर्जी मिल गया श्वसन से। कहीं पे ऑक्सीजन यूज हुआ? नहीं हुआ ना, है ना। अब देखो यहाँ पे दो चीजें निकल रही हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और एक बन रहा है फैटी एसिड। एनर्जी का तो यूज होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज है नहीं, है ना। फैटी एसिड जो श्वसन के पश्चात बना है वो एक उत्सर्जित पदार्थ है ना। तो ध्यान दीजिएगा यह जो CO2 निकला हुआ है इसको ये तो अभी श्वसन के रूप में सेल्स में निकल गया, लेकिन शरीर से बाहर कैसे निकालेगा? क्योंकि श्वसन तंत्र तो है नहीं इसके में, वो लंग्स नहीं है ना, वो गिल्स नहीं है। तो ये क्या करता है? शरीर की बाहरी सतह के द्वारा ही CO2 को बाहर निकाल देता है। कोई स्पेशल इनके पास क्या श्वसन अंग है? नहीं है ना। तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये CO2 को कैसे निकाल रहा है बाहर? बॉडी सरफेस के द्वारा आसानी से कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर निकाल देता है। डिफ्यूजन मतलब विसरण, अधिक से कम सांद्रता की ओर। तो हमारे सेल्स में CO2 भरा है, हम बाहर फेंक देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया गया है ना। अब देखो जो फैटी एसिड है जो लास्ट में बना है यही इसका मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है इसका? फैटी एसिड। इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को, उत्सर्जी पदार्थ को यह एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू फेंकेगा। उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई सिस्टम नहीं है, श्वसन अंग नहीं है। लेकिन याद रखिएगा फेसियोला में एक सुविकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। भले इसमें श्वसन तंत्र नहीं है, भले इसमें आप रुधिर परिवहन तंत्र नहीं देखेंगे, लेकिन आपको उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये समझ आ गया है ना। इतना ही है इसका श्वसन। ठीक है, अब हम देखेंगे फेसियोला में उत्सर्जन। अब हमारा मेन उद्देश्य है उस फैटी एसिड को बाहर फेंकना। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो गया? कुछ नहीं। Excretory system of fasciola. उत्सर्जन तंत्र है ना। तो सबसे पहले इसमें समझिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? ये एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? बोलो क्या? अनावश्यक, हाँ, वेस्ट मटेरियल, अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। अनावश्यक ना, ठीक। अनावश्यक जो हमारे शरीर में मौजूद है उनको पहले तो सेपरेट करना, फिर उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक, तो यह भी उत्सर्जन कर रहा है। तो उत्सर्जन में कौन कौन से मटेरियल को उत्सर्जित कर रहा है? फैटी एसिड को। और लिख लीजिए उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है
दूसरा इनमें होता है अमोनिया, और तीसरा मेन होता है फैटी एसिड, जिसको निकालने के लिए इसके पास एक अंग, एक तंत्र डेवलप्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऐसे ही निकाल दे रहा है, फेंक दे रहा है ना। अब देखो एक्सक्रीट कर रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बन रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉपर अंग होगा ना। आपके शरीर में उत्सर्जी अंग कौन है? अंदर। अच्छा, तो बोल रहा है जो सेपरेट करता है, छानता है पदार्थों को, है ना। वृक्क मतलब किडनी, है ना, किडनी है। वैसे ही इनमें एक्सक्रीट करने वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा ना। देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? फ्लेम सेल्स। क्या है? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? डायग्राम जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ज्वाला कोशिकाएं आखिर बोलते क्यों हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों को देखेंगे एक एक करके, मतलब इस ऑर्गन को देखेंगे, लेकिन हम इससे पहले इसके सिस्टम को देखते हैं कि इसका सिस्टम कैसा है। सिस्टम को देखते देखते हम जाएंगे फ्लैम सेल्स तक। ठीक है, तो फेसियोला को जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? डेवलप्ड होता है और प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्राथमिक प्रकार का या पुराने टाइप का होता है, अभी के टाइप का नहीं है, क्योंकि शुरू अभी बन रहा है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स क्या क्या लिखिए? पहला होगा एक्सक्रीटरी डक्ट। पहला क्या होगा? एक्सक्रीटरी डक्ट। एक उत्सर्जी नाल होगा। क्या होगा? उत्सर्जी नली होगी, बड़ी सी लंबी सी नली जिसके द्वारा वो बाहर फेंकेगा। ठीक है, और दूसरा होता है फ्लैम सेल्स। तो दो भागों से मिलकर बना हुआ रहता है, उसको हम एक एक करके अभी देखेंगे डायग्राम में। ठीक है, फ्लैम सेल्स को और एक नाम से भी पुकारते हैं, लिख लीजिए, प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो स्टार्टिंग आप एक्सक्रीटरी डक्ट से करेंगे, खत्म आप फ्लैम सेल्स में करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक एक करके। मिला दो आप। चलो देखिए, पहला एक्सक्रीटरी डक्ट। उत्सर्जी नली या उत्सर्जी कैनाल बोल सकते हो, है ना। एक डायग्राम बना ले। ठीक है, जैसे हमने एक्सक्रीटरी डक्ट, तो एक्सक्रीटरी डक्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के रूप में होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसका पूरा एक जाल बना हुआ है ना। ठीक है, तो एक नेटवर्क के रूप में ये होता है जिसमें कुछ भाग होते हैं। एक एक करके देखिए। सबसे पहला भाग, ठीक है, फर्स्ट नंबर होता है मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। इसका नेटवर्क किससे किससे बना हुआ है? देखिए, पहला क्या होगा? है ना, एक्सक्रीटरी कैनाल। ये पहली शाखा होगी या मेन डक्ट होगा। ये देख रहे हैं आप, ये मेन एक्सक्रीटरी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है। ये मेन आपका कैनाल है, सबसे बड़ा कैनाल है ये, है ना। इस कैनाल से दूसरा ट्रंक निकला है ना, शाखाएं निकली है। तो दूसरे को हम क्या बोलेंगे? देखिए, ये मेन से शाखा जो निकल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूबुल। तो सेकंड हो जाएगा हमारा क्या? एक्सक्रीटरी ट्यूबुल। क्लियर हुआ?
बोला था, इसमें से एक शाखा फिर से ब्रांच हुई ना, ऐसे कई शाखाएं ब्रांच हो सकती हैं। इनको हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूबुल्स। तो हमारा पांचवा हो गया कैपिलरी ट्यूबुल्स। कैपिलरी ट्यूबुल्स आगे जाकर के, अब देखिए ये कैपिलरी ट्यूबुल्स हैं, ये आगे जाकर के फिर से ब्रांच्ड हुए हैं। छठवां हमारा जो भाग है वो है कैपिलरी डक्ट। लास्ट क्या है? कैपिलरी डक्ट। और यही कैपिलरी डक्ट जो है वो फ्लेम सेल्स के कांटेक्ट में रहती है। किसको छूती है? फ्लेम सेल्स को। तो आप लोग डायरेक्शन याद रखिएगा, किससे कौन सा ब्रांच निकल रहा है। मेन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, मेन कैनाल से एक्सक्रीटरी ट्यूबुल, एक्सक्रीटरी ट्यूबुल से एक्सक्रीटरी वेसल्स, ट्विग्स, कैपिलरी ट्यूबुल्स, कैपिलरी डक्ट। फ्लेम सेल्स को तो हम अलग देखेंगे, है ना। तो ये सब मिलाकर के एक नेटवर्क बना करके किसको निर्मित करते हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट को बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल को छोड़ करके, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने 5 हैं सब के सब का जो भीतरी वॉल होता है, दीवार होता है, वो सिलिएटेड होता है। क्या होता है? सिलिएटेड। ये सबके अंदर ऐसे छोटे छोटे सिलिया मौजूद होंगे, सिवाय किसके? मेन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल के, है ना। इनमें सिलिया होने का कारण क्या है? सिलिएटेड होने का रीजन क्या है? ये उत्सर्जी पदार्थ को आगे सरकाने में मदद करते हैं। कैसे सरकाएंगे? फ्लैम सेल्स लाएगा उत्सर्जी पदार्थ को, क्योंकि मेन उत्सर्जन अंग तो यही है। ये लाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो हमने पढ़ा इधर से है, लेकिन आएगा किधर से? इधर से। फ्लेम सेल्स उत्सर्जी पदार्थ को लेकर आएगा, यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ आया कैपिलरी डक्ट, कैपिलरी डक्ट से कैपिलरी ट्यूबुल, ट्विग्स, एक्सक्रीटरी वेसल, एक्सक्रीटरी ट्यूबुल, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। लाके तो छोड़ दिया गया ना मेन नली में। अब मेन नली तो सीधे सीधे एक्सक्रीटरी पोर्ट जुड़ा है, ये देखो, ये मेन नली तो जुड़ा हुआ है ना, इसको सरकाने की जरूरत है। इधर से उत्सर्जी पदार्थ आएंगे तो उत्सर्जी पदार्थ तो आसानी से नीचे चले जाएंगे ना, उनको कहीं और सरकाना है नहीं। इसलिए इनमें सिलिएटेड या सिलिया नहीं पाए जाते हैं, बाकी जितने भी शाखाएं हैं सब में सिलिया पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो, एक्सक्रीटरी डक्ट क्लियर है ना। अब हम सेकंड देखेंगे फ्लैम सेल्स। सेकेंड लिखिए इसी में फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो इसलिए क्योंकि अब शुरुआत हो रही है नेफ्रिडिया की, है ना, इसलिए प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से इसको जानते हैं।
ये है स्यूडोपोडिया, ये साइटोप्लाज्म, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये एक्सक्रीशन ऑफ ल्यूमेन ऑफ एक्सक्रीशन है, या ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आपका बेसल ग्रेन्यूल, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है ल्यूमेन, फ्लेम सेल का ल्यूमेन है, ये है सिलियरी फ्लेम, और ये है कैपिलरी डक्ट। बना है ये फ्लेम सेल्स का है ना, जो कि फेसियोला का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, अब देखिए फ्लेम सेल्स किसको बोलते हैं। तो फ्लेम सेल्स एक इरेगुलर शेप का है ना, एक मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स है। शेप कैसा है? इरेगुलर। निश्चित आकार है क्या? नहीं है ना। दूसरा, ये किससे बना है? हमने पढ़ा है मेसेंकाइम में सेल्स होते हैं, तो मेसेंकाइम की जो कोशिकाएं हैं वही रूपांतरित होकर के फ्लैम सेल्स बनाती हैं। तो बोल सकते हैं यह मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स है। क्या है? मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स है। एक नहीं होती, कई सारे होते हैं संख्या में। आपने अभी डायग्राम में देखा था, सब में छोटे छोटे बिंदु नजर आए थे ना ब्लू कलर के। तो असंख्य फ्लैम सेल्स होती हैं, सभी का आकार अनियमित और सभी मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स होंगे। प्रत्येक फ्लैम सेल्स जो आप देख रहे हैं आप यहाँ पे, इनकी जो दीवार होती है, ये जो होती है, ये दीवार पतली होती है, लचीली होती है, पतली है, लचीली है और परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब पारगम्य, जिससे उत्सर्जित पदार्थ आसानी से आर पार हो सके, है ना। तो लिखिए परमिएबल फॉर एक्सक्रीटरी मटेरियल। भाई सबको नहीं जाने देगा, केवल किसको जाने देगा? उत्सर्जित पदार्थों को। आवश्यक पदार्थों को भी भेज देगा तो सही होगा क्या? नहीं। तो लिख लीजिए उत्सर्जित पदार्थों के लिए ये परमिएबल होती है। तो इतनी पतली और लचीली है कि इससे उत्सर्जित पदार्थ जो है आसानी से पार कर जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या क्या है। तो फ्लैम सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में हमको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, तो साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है ना। दूसरा आप देखेंगे कि इसके बाहर की ओर, अंदर की ओर तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है ही है, बाहर की ओर आपको देखने को मिल रहा है स्यूडोपोडिया, है ना। जो फ्लैम सेल्स होती है उसकी बाहरी सतह है ना अनियमित आकार की रूप ले लेती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और यह भी ब्रांच जो होती है, आपको देखिए ये स्यूडोपोडिया भी शाखित नजर आ रहा है ना। तो ब्रांच स्यूडोपोडिया निकले हुए रहते हैं। और ये ब्रांच स्यूडोपोडिया किसके कांटेक्ट में है? ये देखिए, ये जो भाग है, अब इसको मैं ऐसे समझा रही हूँ, देखना है ना, ये किसी न किसी के कांटेक्ट में होगी ना। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसका है? मेसेंकाइम का। किसमें धंसी है ये? मेसेंकाइम में ये धंसी हुई होती है। मतलब फ्लैम सेल्स का जो स्यूडोपोडिया होता है वह मेसेंकाइम के कांटेक्ट में होता है। मेसेंकाइम में धंसी हुई है, उसी के कांटेक्ट में है। और हम सभी जानते हैं फैटी एसिड कहाँ जमा है? मेसेंकाइम में, है ना। जो हमने अभी अभी बनाया है उत्सर्जित पदार्थ, वो फैटी एसिड मेसेंकाइम में भरा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है ये? तो ये देखते हैं, चलिए अब फैटी एसिड को मैं दूसरा कलर से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये फैटी एसिड्स है जो मेसेंकाइम में मौजूद है।
तो अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बाहर स्यूडोपोडिया ऐसे निकले हुए हैं। ठीक, अब देखो प्रत्येक फ्लैम सेल्स की जो भीतरी सतह है और भीतरी सतह देखते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया। और भीतरी सतह अगर देखें तो यहाँ पर एक स्पेस है, ये जो ल्यूमेन देख रहे हो आप, ये वाला भाग को क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन, ये स्पेस है ना। तो इस स्पेस पर क्या होता है, सीलिया का एक ग्रुप आपको नजर आता है। ये देखो, ये जितने भी हैं, ये रेशेदार जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है? सीलिया है। और ये सब सीलिया एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं इसी स्पेस में ना, ल्यूमेन में। ठीक है, कहाँ से निकले हैं ये सीलिया? बेसल ग्रैन्यूल से। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? बेसल ग्रैन्यूल। तो बेसल ग्रैन्यूल से सीलिया निकल करके यहाँ आके ल्यूमेन में आके इकट्ठे हो जा रहे हो रहा है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो लिविंग फैसियोला होता है, मतलब जिंदा फैसियोला जो है, उसमें सभी सीलिया एक साथ, जैसे एक मोमबत्ती जलती है या लालटेन, आपने लालटेन या लैंप देखा होगा, तो जब जलती है तो कैसे नजर आता है? एक लाइट नजर आता है ऊपर की ओर उठता हुआ एक साथ, है ना। तो जिंदा फैसियोला में यह जो सीलिया है, यह मोमबत्ती के जो जलती हुई मोमबत्ती का जो लाइट रहता है ना, उसके समान लहराते हुए ये नजर आता है। अगर आप कैंडल ब्लो करें तो कैंडल से जो लाइट निकलेगा, है ना, तो वो जैसे निकलता है, कभी कभी वो लहराते हुए भी नजर आता है, तो उसके लहराते हुए ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। ऐसा लगता है कि बाती को किसी ने जला दिया, है ना। तो सीलिया तो मूव करेगा ही करेगा, और सभी सीलिया एक साथ ऐसे मूव करती है, तो हमको मोमबत्ती के जलने के समान नजर आता है, इसलिए इसको हम फ्लेम सेल्स कह देते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए, यह जो ल्यूमेन है जिसमें सभी सीलिया आके जुड़े हुए हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है आगे जा करके? कैपिलरी डक्ट से। अभी हमने देखा था, ये आपका फ्लेम सेल्स है, ये आपका कैपिलरी डक्ट है छठा वाला, ये पांचवे से जुड़ेगा, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से और पहले से। तो ऐसे करके ये क्या करेगा? उत्सर्जित पदार्थ को ले आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे होगा, इसी डायग्राम से समझेंगे। तो अगला लिखिए फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। पदार्थ जो एक्सक्रीट होगा उसको कैसे एक्सक्रीट किया जाएगा, प्रोसेस क्या है? ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। फैटी एसिड हमारा कहाँ पे है? मेसेंकाइम में, है ना। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बना हुआ था हमारा फैटी एसिड, है ना। अब क्या करते हैं, मेसेंकाइम सेल्स उसको बाहर निकालना चाहते हैं। बाहर कैसे निकालेगी? देखिए, जैसे ही मेसेंकाइम सेल्स ने फैटी एसिड को बाहर निकाल दिया, है ना, यहाँ पे मेसेंकाइम सेल्स में मौजूद है फैटी एसिड, हम देखते हैं कि यह जो स्यूडोपोडिया मेसेंकाइम के कांटेक्ट में है। क्या करता है? आप जानते हो स्यूडोपोडिया हमेशा से मूव करते रहते हैं, है ना। तो स्यूडोपोडिया के मूवमेंट के द्वारा साथ ही साथ हमारा फ्लैम सेल्स का जो दीवार है इतना पतला, इतना पारगम्य है कि पदार्थ आसानी से अंदर जा सकता है। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं स्यूडोपोडिया के मूवमेंट के द्वारा कहाँ आ जाएंगे? फ्लैम सेल्स के अंदर। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। समझ आया? है ना। अब साइटोप्लाज्म में जो आए हुए हैं, अब यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस में वो एंटर नहीं करेंगे। ये जो बेसल ग्रैन्यूल से जुड़े हुए सीलिया हैं, इनके मूवमेंट के कारण ये जो फैटी एसिड्स हैं अब साइटोप्लाज्म से पहुंच जाते हैं ल्यूमेन में। समझ रहे हो? वो मूव कर रहे हैं। यहाँ तो स्यूडोपोडिया के मूवमेंट के द्वारा आया था, यहाँ कैसे आया? सीलिया के मूवमेंट के द्वारा। ये सीलिया ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो जो फैटी एसिड आया हुआ है वो आसानी से ल्यूमेन में प्रवेश कर जाता है। आगे ल्यूमेन से कहाँ पहुंच गया? कैपिलरी डक्ट में, और
डक्ट से कैपिलरी ट्यूबुल, ट्विग्स, एक्सक्रीटरी वेसल्स, ट्यूबुल्स और मेन कैनाल पे पहुंच जाता है। क्लियर है? और मेन कैनाल में पहुंच के क्या करेंगे? ये देखो, ये मेन कैनाल है, आखिरी में क्या होता है? एक्सक्रीटरी पोर, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। कहाँ निकालेंगे? भेड़ के बाइल डक्ट में। कहाँ निकालेंगे? भेड़ के बाइल डक्ट में उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वही तो है ना वो। ठीक है, तो इसका एक रूट देख लेते हैं। चलो लिखो, रूट क्या है? एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल है वो किधर से किधर की ओर जाता है? तो सबसे पहले तो मेसेंकाइम सेल्स में है, यहाँ लिख रही हूँ फैटी एसिड, आसानी होगा आपको। मेसेंकाइम सेल्स, मेसेंकाइम सेल्स से कहाँ जाएगा? फ्लैम सेल्स में, फ्लैम सेल्स से कैपिलरी डक्ट में, ठीक, कैपिलरी डक्ट से बोलते जाओ आप लोग। देखो वो 1 2 3 4 5 वाला नंबर, ये 5, ये हमारा छठवां है। पांचवा बोलो, ट्यूबुल्स। चौथा ट्विग्स, फिर एक्सक्रीटरी वेसल्स, तीसरा, फिर एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स, दूसरा, फिर मेन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। ऐसे कर दो, आप लोग नीचे कर लेना। मेन एक्सक्रीटरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ये फर्स्ट है। मेन एक्सक्रीटरी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से कहाँ जाएगा? एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी पोर से कहाँ जाएगा? आउटसाइड ऑफ दी बॉडी। हो गया बाहर? कहाँ पे निकाल रही है एक्सक्रीटरी पोर? भेड़ के बाइल डक्ट। अपने शरीर से तो निकाल दिया, लेकिन भेड़ के शरीर में ही है ना, तो भेड़ के बाइल डक्ट में जाके छोड़ दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख लीजिए। फ्लैम सेल्स न केवल उत्सर्जन की तरह काम करती है, बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियमन, शरीर में पानी की मात्रा को बना के रखती है।